हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शालिनी शर्मा आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ ज्ञान अचीवर्स चैनल पर। और आज मैं करवा रही हूँ आपको अकाउंटिंग कन्वेंशन। आई होप आपने लास्ट क्लास के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहे थे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं, and now we are studying accounting conventions. Accounting conventions क्या होते हैं? These are guidelines used to help companies determine how to record certain business transactions that have not yet been fully addressed by accounting standards. वो इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हमें रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए कंपनी उन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करे, उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसको हमने नाम दे दिया अकाउंटिंग कन्वेंशंस का। These procedure and principles are not legally bounding. These are not legally bound, but are generally accepted by accountant bodies. ये अकाउंटिंग बॉडीज जो है जनरली इनको एक्सेप्ट करती है, इनको यूज करती हैं, बट ये लीगली आपके लिए बाउंड नहीं है कि आपने इन प्रिंसिपल्स को या इन कन्वेंशंस को यूटिलाइज करना है। बट इसको ऑल अकाउंटिंग बॉडीज एक्सेप्ट करती है। आ गई बात समझ? ठीक है। ऐसे रूल्स जो जनरली कुछ ट्रांजैक्शंस को करने में हमें प्रॉब्लम्स आई, तो हमने कैसे उनको फॉलो करना, उनके लिए क्या गाइडलाइंस बनाई, वो सारी की सारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस में आती है। ये गाइडलाइंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गिवन नहीं थी, इसलिए सबने मिलके इस अकाउंटिंग बॉडीज ने सबने मिलकर कुछ गाइडलाइंस को बनाया है, और यही गाइडलाइंस को हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस का नेम दे दिया। आ गई समझ? यस मैम। बच्चे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी का मतलब क्या है? इट रिलेट्स टू ओनली इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस उन्हीं ट्रांजेक्शन को या उन्हीं फैक्ट्स को इंक्लूड करेगा जो इम्पॉर्टेंट है, और जिनकी मिस इंटरप्रिटेशन से या मिस रिप्रेजेंटेशन से बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स पे इफेक्ट पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड डिसीजंस पर इफेक्ट पड़ता है, उसको हम बोल देते हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। आपके पास ये होना चाहिए कि मटेरियल फैक्ट क्या होते हैं। तो मटेरियल फैक्ट वो फैक्ट सेम जो मैंने अभी बोला है आपको, कि ऐसी आप बोल सकते हो इंफॉर्मेशन जो कि अगर आप एक्सक्लूड करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो कंपनी के लिए डिसीजन में चेंजेस आ जाते हैं और वे डिसीजन गलत हो सकते हैं। उनको हम बोलते हैं मटेरियल फैक्ट्स। समझ आ गई? तो इसके अंदर यही सेम पॉइंट बोलता है कि कंपनी को कभी भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको ही प्रेजेंट करना चाहिए। अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को प्रेजेंट करके कंपनी अपने जो अकाउंट्स है या जो अपने इंटरेस्टेड पार्टीज है उन पे ओवर बर्डन कर देती है, जिनकी नेसेसिटी नहीं है, आप उनको क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक ओवर बर्डन आ जाता है। नेक्स्ट वन है कि एक कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि क्या मटेरियल फैक्ट्स है क्या इमैटेरियल फैक्ट्स है। इट डिपेंड्स ओनली एन अकाउंटेंट। ये सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस फैक्ट को मटेरियल लेके चलता है और किसको इमैटेरियल फैक्ट। मीन्स किस फैक्ट को वो उसने प्रेजेंट करना है स्टेटमेंट में, और कौन से फैक्ट्स उसको अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं जो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए रिलायबल नहीं है। ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट वन है कि आप ये बोल सकते हो कि हो सकता है कि एक फैक्ट एक कंसर्न के लिए,
एक कंपनी के लिए मटेरियल हो बट दूसरे कंसर्न के लिए, अदर कंसर्न के लिए वो इमैटेरियल भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है कि ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे 1 ईयर में तो एक जो इंफॉर्मेशन है वो मटेरियल है बट अदर ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए वो इमैटेरियल बन जाए। ठीक है, तो ये डिसीजन लेना कि कौन से फैक्ट्स को इंक्लूड करना है, कौन से फैक्ट्स को एक्सक्लूड करना है, वो सब अकाउंटेंट की जजमेंट पर डिपेंड करता है। क्लियर? यस और नो? यस। तो अब आपको समझ आ गया कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है। नेक्स्ट वन है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। सॉरी, एक पॉइंट रह गया हमारा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड रहना, ठीक है, एक जगह पे स्टिक रहना। तो वही सेम पॉइंट बोल रहे हैं, रिमेन अनचेंज फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। कि कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपने अगर एक टाइम में कोई भी पॉलिसीज अप्लाई कर दी है, कोई भी मेथड अप्लाई कर दिया है किसी भी पॉइंट को सॉल्व करने के लिए, तो कंपनी उसके ऊपर ही कंसिस्ट रहे, बार बार चेंजेस ना करें, उसको बोल देते हैं कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन आपको पता है कि आप फिक्स एसेट्स के अंदर लगाते हो, जब आप फिक्स एसेट्स को यूज करते हो तो एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीमेंट आता है उस डिक्रीज वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन का नेम दे देते हैं। तो डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए नंबर ऑफ मेथड्स है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं कि एक XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी ने अगर डिमिनिशिंग मेथड को यूज किया है 1 ईयर में, तो वो रेगुलर डिमिनिशिंग मेथड को ही यूज करती रहे। ये नहीं होना चाहिए कि इस साल आप फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हो, नेक्स्ट 1 ईयर आप डिमिनिशिंग मेथड यूज कर रहे हो, तो इससे कंपनी के अकाउंट्स में एक्यूरेसी नहीं रहती है। तो आपको कंसिस्ट रहना चाहिए कि वन ही मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हो, मार्केट प्राइस और क्या था हमारा, मार्केट प्राइस और वेट बच्चे, यस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अगर आप अपने स्टॉक की वैल्यू इस तरह से निकाल रहे हो तो आप इसी पर ही कंसिस्ट रहिए। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, बट एक बात और है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनफ्लेक्सिबल मेथड है। इनफ्लेक्सिबल है। अगर आपको लगे कि कंपनी को इस मेथड को अडॉप्ट ना करके दूसरे मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए तो वो कर सकता है। ये अकाउंटेंट की जजमेंट पर डिपेंड करता है। सेम पॉइंट है कि अकाउंटेंट की जजमेंट पर डिपेंड है। अगर उसे लगता है कि ये बेस्ट है तो वो मेथड को चेंज कर सकता है, बट उसको सभी इंटरेस्टेड पार्टीज को ये चीज इन्फॉर्म करनी होती है। इस चीज को अकाउंटेंट बाउंड है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने क्या चेंज किए हैं, वो सब के सब, वो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं या नॉन पार्टीज हैं उनको सबको उन्हें प्रेजेंट करना है, इन्फॉर्म करना है। क्लियर हो गया? इस चीज के लिए अकाउंटेंट बाउंड हो जाता है। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया होगा कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है। इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। नेक्स्ट वन है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ऑब्जेक्टिव इज टू ऑपरेट बिजनेस विद सिक्योरिटी। ठीक है, कि इसके अंदर प्राइवेसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस के अंदर कि आप जो भी एक पॉलिसी बनाते हो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो उस पॉलिसी का क्या है कि प्ले सेफ, आप सेफली उसको करते हो। मीन्स अगर कोई भी बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई भी बिजनेस के अंदर रिस्क आ जाता है, तो उस अनसर्टेनिटी, उस रिस्क को आप कैसे सॉल्व करोगे, उस चीज को हमने इसके अंदर ले लिया है कि कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, मान लीजिए आपका बिजनेस है और आप सेलिंग कर रहे हो, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, करोड़ों की सेल्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं, एक प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कि कल को मान लीजिए आपके डेटर्स टाइम पे पेमेंट नहीं करते या पे ही नहीं करते हैं, तो उनके लिए प्रोविजन बना के रखा जाता है, एक सिक्योर अमाउंट रखी जाती है
कि कल को पैसा डूब जाता है तो इससे बिजनेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो जो प्रोविजन बनाया गया है, प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटी, कि एकदम से मान लीजिए कोई आपको लॉस हो गया है तो उसके लिए हम अलग से प्रोविजंस बना के रखते हैं। क्लियर है बच्चे? ये हम लाइबिलिटी के अंदर लेते हैं क्योंकि ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको हम शो कर देते हैं। ये किस लिए होता है कि बिजनेस के अंदर एकदम से अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई लॉस आ जाता है, तो उससे हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। क्लियर है? इसको हमने बोल दिया है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। एक पॉइंट और देख लीजिए, ये तो क्या था कि एबनॉर्मल लॉस हो गया, अनसर्टेनिटी होगी, रिस्क हो गया, हो सकता है एबनॉर्मल गेन भी हो जाए, ठीक है, हमें प्रॉफिट भी हो जाए। हम उसको तब तक प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब तक वो हमें गेन रिसीव नहीं हो जाता। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द गेन हम उसको मेंशन करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि एंटीसिपेटेड लॉस और लाइबिलिटीज के लिए तो हम ऑलरेडी, चाहे हमें हो या ना हो, हम प्रोविजंस बनाकर रखेंगे, बट जो गेन्स हैं, अनसर्टेन गेन्स हैं, वो हम तभी मेंशन करेंगे जब हमें वो रिसीव हो जाएंगे। क्लियर हो गया है? यस मैम। नेक्स्ट वन है कन्वेंशन ऑफ फुली डिस्क्लोजर। अब कन्वेंशन ऑफ फुली डिस्क्लोजर नेम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर आप वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और वो उससे रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टीज को आपको डिस्क्लोज करना है। आप कोई भी पॉलिसी, कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं कर सकते हो इंटरेस्टेड पार्टी से। दिस इज अवर कन्वेंशन। ओके, कि इंटरेस्टेड, ये इसमें मेंशन है कि ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस शुड मेंशन कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली, कि आपको पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है और एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है ताकि इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं वो टाइम पर डिसीजन ले सके। इन्वेस्टर्स है, मान लीजिए आपके शेयर्स का प्राइस डाउन हो रहा है या आपने कोई ऐसा रूल बना दिया है जिससे आपको लगता है कि आपके शेयर्स के प्राइस डाउन होंगे, तो आपको इंटरेस्टेड पार्टीज को, इन्वेस्टर्स को ये चीज शो करनी पड़ेगी ताकि इन्वेस्टर्स ने रिस्क है, कितना रिस्की लेवल है, उसके बेस पे वो अपनी अर्निंग्स को रिटेन रखेंगे या वो अपने को विड्रॉ कर लेंगे, वो डिसीजन ले सकता है। क्लियर हो गया है? ये पॉइंट भी आपको कन्वेंशन ऑफ फुली डिस्क्लोजर। अब हम डिफरेंस करेंगे अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट से और अकाउंटिंग कन्वेंशन से। इससे आपको पता चल जाएगा, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो अब हमने वो स्टडी करना है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, now we are studying the difference between accounting concepts and accounting conventions। बिल्कुल इजी सा है और जो भी आपकी कंफ्यूजन थी कि कॉन्सेप्ट्स और अकाउंट कन्वेंशंस के अंदर, वो सब इस डिफरेंस से आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो फर्स्ट वन है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और इधर है हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिफाइन कर रहा है कि अकाउंटिंग assumptions which the accountant of firm follows while recording business transactions and preparing final accounts। बच्चे बिल्कुल सिंपल है कि जब आप फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो तो उसके लिए एक अकाउंटेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है और कुछ पर्टिकुलर अजम्पशंस को जो फॉलो करता है उसको हम बोल देते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब अजम्पशंस ही है ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फ्यूचर का तो हमें नहीं पता, अब फ्यूचर तो चलता रहेगा, फ्यूचर के बारे में हम आज ही एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रनिंग करेगा। ठीक है, आ गई बात समझ? एक जैसे अब बिजनेस एंटिटी, ठीक है, कि प्रोप्राइटर और बिजनेस को हमने डिफरेंट डिफरेंट माना है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है? कुछ पॉइंट तक, कुछ परसेंटेज तक प्रूव हो सकता है, लेकिन हम इसको सिर्फ एक अजम्पशन ही लेके चलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम ऑनर और प्रोप्राइटर को अलग समझते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट वन है जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग बॉडीज एंड अडॉप्टेड बाय फर्म टू गाइड एट टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल स्टेटमेंट। ये एक लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ ऑल अकाउंटेंट एक्सेप्ट करते हैं, इसको सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं और अडॉप्ट किया जाता है एक गाइडेंस के फॉर्म में। ठीक है, कोई ये कंपल्सरी नहीं है कि सभी के सभी अकाउंटेंट इस रूल को, इनको मेथड्स को फॉलो करें। ठीक है, ये अकाउंटेंट की खुद की जजमेंट पर डिपेंड है। नेक्स्ट वन है it is nothing but theoretical notion that is applied while preparing financial statement. Yes, it is a theoretical notion है, theoretical ही है ना, पूरा का पूरा theory के फॉर्म में है, कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं है। जो मेथड्स हैं या प्रोसीजर्स हैं वो सारे कन्वेंशंस के अंदर आते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं इट इज ओनली ए थियोरिकल नॉलेज। आगे बात समझ। और जो कन्वेंशंस हैं दीज आर द मेथड्स एंड प्रोसीजर which follow to give ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हम वो सारे मेथड्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बिल्कुल ट्रू एक्यूरेसी हो। ठीक है, एक्यूरेसी कैसे, जैसे कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, आप इसके अंदर फुल डिस्क्लोज करोगे, कोई भी हाइड नहीं करोगे, तो उसके बेस पे आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्की लेवल को चेक कर सकते हैं, उसके बेस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या हो गया, ये फेयर वैल्यू हो गई ना, फेयर व्यू हो गया है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी अगर आपने 1 ईयर 1 मेथड को फॉलो किया है और सेम मेथड फॉलो करोगे तभी तो आपका क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अगर आप हर साल एवरी ईयर अगर आप चेंज करते रहोगे, तो जब आप एवरी ईयर चेंज करोगे तो आपके कहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू और फेयर वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे बात। नेक्स्ट वन है नो पॉसिबिलिटी ऑफ बाइसनेस एंड पर्सनल जजमेंट। yes, it is a theoretical notion and it is only and only assumption। तो assumption है तो कोई भी possibility नहीं है, biasness नहीं है, अब बिजनेस को कंटिन्यू चलना ही है, मनी की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना ही करना है। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर आप नॉन मॉनेटरी आइटम्स को तो डाल ही नहीं सकते, तो मॉनेटरी आइटम्स के अंदर हम इसको सारे के सारे अकाउंट्स को चेक करते हैं। तो इसलिए पर्सनल जजमेंट जो है और बाइसनेस है उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती, जबकि इसके अंदर यस पॉसिबिलिटी ऑफ बाइसनेस बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड बाय लॉ। ये एक लॉ नहीं है, तो ये अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट होती है कि वो कब क्या रूल फॉलो करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बाइसनेस जो है वो बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेसिकली रिलेट टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स को प्रिपेयर किए जाते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट्स, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर हम फोकस करते हैं फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, प्रेजेंटेशन करना है, तो जो आपके आउटसाइडर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको किस तरह से पूरे का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना है, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट वन है लास्ट एंड इजी सा पॉइंट, इट इज डिटरमाइंड बाय लॉ एंड इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय लॉ। यस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज लीगल, ठीक है, बट जो कन्वेंशन है इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आगे डिफरेंस समझ, आई होप आपको इन 5 पॉइंट से डिफरेंस से आपको कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस की जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सब आपकी फिनिश हो गई, ओवर हो गई होगी। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप ये पूरी की पूरी वीडियो को रिवाइज कर लीजिए और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय channel. Thank you.